हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा IQ। ये वीडियो आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन के प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज़ का थर्ड वीडियो है और इसी के साथ डे 1 की सभी शिफ्ट्स जो हैं वो कवर कर ली गई हैं। सो जिन्होंने भी पहली दो वीडियोस ना देखी हों वो जाकर इसको इस चैनल पर परीक्षा IQ पर देख सकते हैं। ये वीडियो दोनों ही माध्यम के विद्यार्थी हिंदी एवं अंग्रेज़ी मीडियम के प्रतियोगियों के लिए है। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और परीक्षा IQ को सब्सक्राइब करें ताकि और भी आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। नाउ एक चीज़ जो मैं और इसमें कहना चाहूँगा कि जो भी मैं वीडियोस के साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ उसको प्लीज़ आप जॉट डाउन करते रहिए, उसके नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में इतना टाइम नहीं होगा कि आप वीडियोस को बार बार देखें। तो वो जो नोट्स प्रिपेयर होंगे आप उनको एग्ज़ाम टाइम में देख कर जाइए, क्योंकि उनसे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और एग्ज़ाम क्रैक करने में हेल्प होगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। अब देखो इस सवाल में बोल रहा है कि एक्स वाई और जेड की एवरेज वेज डेली वेज क्या है। तो पहला स्टेटमेंट तो ये कह रहा है कि वाई की सैलरी जो है वो एक्स प्लस जेड का हाफ है। तो क्या इससे मैं एवरेज वेज निकाल पाऊंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। सेकेंड स्टेटमेंट में वो बोल रहा है कि एक्स और वाई जो है मिल के 40 रुपये ज़्यादा कमा रहे हैं जेड से और जेड जो है वो 500 रुपये कमा रहा है। तो जेड अगर 500 रुपये कमा रहा है तो एक्स और वाई कितने कमा रहे हैं? 540। तो इसका एवरेज अब निकाल सकते हो क्या? डेफिनेटली। इन सबको जोड़ दो तो उससे एवरेज निकल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि स्टेटमेंट 2 जो है अपने आप में वो सफिशियंट है आंसर करने के लिए, लेकिन स्टेटमेंट 1 नहीं है। तो आंसर मेरा आ जाएगा ये। ठीक है, टू हैव वन द नोबेल प्राइज़। तो अमार्त्य सेन, सर अमार्त्य सेन को तो मिला ही है। और इनको किस चीज़ के लिए मिला था? इनको मिला था कि इन्होंने पॉवर्टी मेजरमेंट के लिए कुछ डेवलपमेंट्स करे थे, सोफिस्टिकेटेड मेजर्स ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, और कब मिला था इनको नोबेल? 1998 में। और फिर 1999 में इनको भारत रत्न दे दिया गया था। उसी के साथ अभिजीत बनर्जी भी एक इकोनॉमिस्ट हैं, एक रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं। इनको भी एक इंडियन बॉर्न अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं। ठीक है, तो इनको भी 2019 में क्या मिला? नोबेल मिला। तो उसमें ये थे, अभिजीत बनर्जी थे और इनकी वाइफ एस्थर डुफ्लो, दोनों को मिला करके नोबेल प्राइज़ मिला। और इनकी जो लैब है उसका नाम क्या है? जे पैल। वो है अब्दुल लतीफ़ जमील पॉवर्टी एक्शन लैब। तो ये किस पर काम करते हैं? किस चीज़ के लिए इन्हें नोबेल मिला था? टू एलिविएट ग्लोबल पॉवर्टी, मतलब दुनिया भर से गरीबी मिटाने के लिए इनको नोबेल मिला था, तो उस पर रिसर्च करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया अभिजीत बनर्जी का। नाउ टॉकिंग अबाउट नोबेल, नोबेल के बारे में अगर मैं बात करूँ तो नोबेल प्राइज़ स्टार्ट कब हुआ था? 1901 में। और ये नोबल फाउंडेशन ने करा था। और कितनी कैटेगरी में करा था? 5 कैटेगरीज में इसको करा गया था। और छठी कैटेगरी जो थी वो 1969 में आई थी। कौन सी थी वो? इकोनॉमिक्स की। और इकोनॉमिक्स का प्राइस जो है वो किन्होंने शुरू करा था? स्वर्जिस रिक्स बैंक। और बाकी के जो थे वो नोबल फाउंडेशन करती थी। ठीक है, सभी के सभी नोबेल प्राइज जो हैं वो स्वीडन में दिए जाते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट पीस प्राइज। तो नोबेल पीस प्राइज कहाँ दिया जाता है? ये दिया जाता है नॉर्वे में, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। ठीक है, अब दो तीन बातें और ध्यान रख लेना जो कि इंपॉर्टेंट है नोबेल के बारे में, कि नोबेल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी या मेडिसिन ये कौन सा इंस्टीट्यूट देता है? कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट। ठीक है, और लिटरेचर का कौन देता है? ये देता है स्वीडिश एकेडमी। और पीस का कौन देता है? नॉर्वेन एकेडमी। और बाकी बचे हुए फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स ये देता है रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस।
ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए बोल रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 एंड 5 इन दिस नंबर। तो देखो प्लेस वैल्यू होती क्या है, मान लो आपने 502 लिया, तो इसमें 5 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई 500, 2 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई 2, जीरो की तो कुछ हुई नहीं। अगर वो पूछे 2314286 और वो पूछे प्लेस वैल्यू बताओ मुझे 4 की, तो प्लेस वैल्यू 4 की क्या हो गई 400 और 1 की क्या हो गई प्लेस वैल्यू 1000। तो ये इस तरह से डिटरमाइन होता है। अब वो कह रहा है इस नंबर में डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू ऑफ 9, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 9 क्या है 9, 1 2 3 4, ठीक है। और 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, ये तो यूनिट प्लेस है तो ये तो 5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 8995, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस सवाल में बोल रहा है कि हु इज़ द करंट डायरेक्टर ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इंडियाज फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस। तो फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस तो रॉ है, और इंटरनल इंटेलिजेंस सर्विस कौन सी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है। तो उस टाइम पर जो थे जब पेपर हुआ तब तो ये थे, इस टाइम कौन है रॉ के डायरेक्टर, इस टाइम कौन है, तो इनका नाम है रवि सिन्हा, रवि सिन्हा। तो रॉ बनी कब थी, रॉ बनी थी 21 सितंबर 1968 को, ठीक है। और रॉ जो है वो किस मंत्रालय के अंदर आता है, तो ये नरेंद्र मोदी के अंडर आता है, नरेंद्र मोदी, ठीक है। और इनका जो वाक्य है, मोटो है, वो है धर्मो रक्षति रक्षते है। तो बहुत सारे ऑपरेशंस हुए हैं जो इन्होंने सक्सेसफुली करे हैं। और ये जो पहले रॉ के जो पहले डायरेक्टर थे, इंदिरा गांधी सरकार ने रॉ बनाई थी, तो उस दौरान जो रॉ के डायरेक्टर थे पहले वो थे RN काओ, ठीक है। ये जो थे ये डेप्यूटी डायरेक्टर थे कहाँ पर, IB में। और इन्होंने ही सलाह दी थी कि इंडिया के पास एक फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस भी होनी चाहिए, एजेंसी भी होनी चाहिए। तो उसी के पश्चात जो है रॉ बनी थी, ठीक है। और इसी के साथ साथ एक तो रॉ है और एक है NTRO। NTRO जो है वो नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। ये 2004 में बनाई थी, किन्होंने बनाई थी, विक्रम सूद ने, विक्रम सूद ने। और ये क्या करती है, ये टेक्निकल इंटेलिजेंस प्रोवाइड करती है, टेक्निकल इंटेलिजेंस प्रोवाइड करती है। सो ऑल दिस इंफॉर्मेशन वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज कीप इन माइंड। अब देखो बोल रहा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी EK ऑफ अ मूविंग बॉडी अगर वो उसकी स्पीड मैंने डबल कर दी। तो देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv²। तो अगर मैंने उसकी वेलोसिटी जो थी पहले v थी और अब नई वेलोसिटी क्या हो गई है 2v हो गई है, तो अब जो मैं नई वेलोसिटी का स्क्वायर करूंगा मैं 2v² का करूंगा, ये ½ m 2v² रखा रहेगा, तो ये 4v² हो जाएगा। मतलब अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी EK थी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी 4 टाइम्स EK, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं थ्राइस करता हूँ तो 9 टाइम्स हो जाती, तो स्क्वायर में परिवर्तन होगा, ठीक है। अब देखिए इस सवाल में पूछ रहा है एक सेलेक्ट द टाइम जो कि करेक्ट मिरर इमेज बताएगा। तो देखो मिरर इमेज बताने का बेस्ट फार्मूला क्या होता है कि जो भी तुम्हें टाइम दे रखा है, ठीक है, उसको 11:60 से क्या कर दो माइनस कर दो, या 23:60 से कर दो। तो 24 घंटे की घड़ी होगी तो 23:60 से करेंगे, 12 घंटे की घड़ी में करना है तो 11:60 से करेंगे। तो इसको मैंने 11:60 से अगर माइनस करा, मेरा ये मिरर इमेज क्या आ जाएगा ढैया, तो 2:30 बजे, तो ये मेरा मिरर इमेज आ गया, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन। अब देखिए इस सवाल में वो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, नॉट अ प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी कि एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड, ये बात सही है यार, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। एसिड का सॉर टेस्ट होता है, ये भी सही है। एसिड फॉर्म, हाँ, तो एसिड प्लस बेस जब होता है तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर बनता है, तो ये बात भी सही है। एसिड्स हैव अ बिटर टेस्ट, नहीं। जब हमने यहाँ ये कह दिया कि सावर टेस्ट होता है और ये बात सही है, तो ये बात ऑब्वियसली गलत होगी, है ना। ये तो आसान था मार्क करना इस हिसाब से। तो अब देखो एसिड्स में क्या होता है, एसिड्स कंटेन रिप्लेसेबल हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। एसिड को आप पानी में डालोगे तो वो हाइड्रोनियम आयन देगा आपको H+। और अगर जैसे ये प्रॉपर्टी जो है कि एसिड्स गिव हाइड्रोनियम आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, ये
है आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, ये है आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। और एसिड जो है वो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, दे डोनेट अ प्रोटॉन। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? ये है ब्रॉन्स्टेड लाउरी कॉन्सेप्ट, ये है ब्रॉन्स्टेड लाउरी कॉन्सेप्ट। और एसिड आर द वंस दैट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। अब डोनेट कर रहे हैं प्रोटॉन को तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो दैट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, तो ये है लुईस थ्योरी। तो ये 3 थ्योरी हैं, 1 2 3 ने याद रखना है, ठीक है। अब देखो एसिड के बारे में एक बात ये है कि ये ब्लू लिटमस को तो रेड टर्न कर रहा है, लेकिन क्या इसके अलावा भी और कुछ कर रहा है? हाँ, ये मिथाइल ऑरेंज को, जो कि ऑरेंज कलर का होता है, उसको पिंक में कन्वर्ट कर देता है। ये फिनोल्फ्थलीन को कलरलेस कर देता है, ठीक है ना। इसके अलावा और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? देखो एसिड हमारे अंदर भी होता है, HCl हमारे स्टमक के अंदर होता है जो कि डाइजेशन का काम करता है। देन HNO3 क्या काम करता है? नाइट्रिक एसिड, ये प्योरिफिकेशन ऑफ क्या करता है? गोल्ड और सिल्वर करता है। देन सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के हमारे भाई लैब्स वगैरह में बहुत ज़्यादा यूजेस होते हैं, ठीक है ना। इन सब के अलावा एसिड जो होता है और कहाँ कहाँ होता है? तो सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड होता है किस में होता है भाई? जो लेमन्स वगैरह होते हैं उनमें होता है, ठीक है, सिट्रिक एसिड, ठीक है। कहाँ होता है? लेमन्स में। देन टमेटोज में, यहाँ कौन सा होता है? ऑक्सैलिक एसिड होता है, ये ऑक्सैलिक एसिड होता है। देन एप्पल्स में मैलिक एसिड होता है। विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। और साउर मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अच्छा, आंट में फॉर्मिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है। अब देखो इस सवाल में बोल रहा है कि दीपाली बॉट अ सेट ऑफ कप्स फॉर ₹375 बट हैड टू सेल इट फॉर ₹345। तो उसका लॉस कितने का हो गया? 30 रुपये का उसका लॉस हो गया। कितने रुपए पे? 375 रुपये पे। अब मुझे परसेंटेज निकालना है, तो देखो 10% तो इसका 37.5 ही हो गया और वो 30 से ज़्यादा है, तो डेफिनेटली ये दोनों तो आंसर होंगे नहीं। देन आप उसका 8% निकालो, तो 3.75 1% और 8% ऑप्शन से कर लो ना यार, ठीक है। 24 30, तो 30 क्या आ रहा है इसका भाई? 8% आ रहा है, तो आंसर आ गया 8%, ठीक है। अब देखिए ये अजम्पशन वाला क्वेश्चन है कि ड्यू टू वाटर क्राइसिस इन द सिटी द अथॉरिटी हैड आस्क्ड ऑल द सिटीजन्स टू रिड्यूस देयर वाटर कंजम्पशन बाय 25%, ठीक है। तो मैनी सिटीजन्स मे रिड्यूस देयर वाटर कंजम्पशन, यस, क्योंकि रिड्यूस करेंगे तभी तो अथॉरिटी ने बोला है, अथॉरिटी को भी पता है कि उनकी बात मानी जाएगी, तो इट मे रिड्यूस, तो यस, वन इज इम्प्लिसिट। मैनी एक्टिविस्ट्स मे प्रोटेस्ट टू दिस एडवाइजरी बाय द अथॉरिटी। तो यार वो प्रोटेस्ट क्यों करेंगे? वो नहीं प्रोटेस्ट करेंगे भाई, जब ऑलरेडी वाटर शॉर्टेज कम है, वाटर क्राइसिस है, ठीक है। जब वाटर क्राइसिस है तो ऑलरेडी वही क्यों एक्टिविस्ट्स क्यों उस पर वो करेंगे? एक्टिविस्ट नहीं करेंगे, तो ओनली वन वाला। देखिए द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन एम शेल इज, तो KLMN 4 शेल होते हैं और इनका फॉर्मूला कि कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स में होते हैं वो होता है 2n²। तो जैसे यहाँ n की वैल्यू 1 2 3 4 रखेंगे, उस हिसाब से हम निकालेंगे। तो जब मैं 1 रखूँगा तो मेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 आएंगे, जब मैं यहाँ 2 रखूँगा तो यहाँ 8 आएंगे, जब मैं यहाँ 3 रखूँगा तो 18 आएंगे और 4 रखूँगा तो 32 आएंगे। तो बोल रहा है एम शेल में कितने होंगे? तो 18 इलेक्ट्रॉन्स, 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। नाउ व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर मेटल ऑक्साइड्स जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। तो ये ऐसे ऑक्साइड्स हैं, फॉर एग्जांपल Al2O3 हो गया, तो ये आपका एसिडिक नेचर भी दिखाएगा और ये बेसिक नेचर भी दिखाएगा,
ठीक है। तो कौन कौन से जो हैं वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड, इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है। तो यहाँ पर आयरन ऑक्साइड नहीं होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक। अब देखिए इस प्रश्न में वो पूछ रहा है कि द फ्रैक्शन फ्रॉम द वंस लिस्टेड बिलो दैट विल नॉट लीड टू रिकरिंग डेसिमल। अब रिकरिंग डेसिमल क्या होता है? देखो रिकरिंग डेसिमल मतलब होता है कि जब हम उसको डिवाइड कर रहे हैं तो वो एक नंबर रिपीट करे। जैसे 20/3 है तो उसको ही बार बार रिपीट करता है। जैसे ये है 3 6 18 पॉइंट 3 6 18 3 6 18, तो ये क्या हो गया? रिकरिंग हो गया। तो वो कह रहा है इसमें ऐसा कौन सा है जो नहीं है। ठीक है। तो अगर मैं पहला देखूंगा कि मैं 4 1 4 4 4 16 एंड 2 2 4 2 7 14, तो ये इसको आप 20 मान लो, 7 2 14 एंड 7 6 42, 7 8 56, देन 7 7 5 35, देन 7 7 49, देन 7 1 7, 7 4 28, तो फिर 2 आ गया। तो अब फिर 2 आ गया तो फिर ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो ये तो रिकरिंग है। अब इसको देखते हैं 1/8, 7 8 तो ये क्या हो रहा है? 0.125 हो जाएगा। तो क्या ये रिकर नहीं करेगा? तो हाँ ये रिकर नहीं करेगा, तो मेरा आंसर ये हो जाएगा। अब ये देखो ये भी रिकर करेगा, हाँ ये भी रिकर करेगा। कैसे रिकर करेगा? देखो 7 से करोगे, 7 1 7 20, 7 2 14, 7 8 56, 7 5 35, 7 7 49। तो अब फिर ये यहाँ पे आ गया तो यहाँ फिर 1 2 8 वाला शुरू हो जाएगा। तो ये टर्म फिर शुरू हो जाएगी यहाँ पे। तो ये बार बार रिकर करता रहेगा। तो ऐसा कौन सा है जो नहीं कर रहा? वो ये है। तो आंसर ये आ जाएगा 7/56। What happens as we do go down the group in a periodic table? तो क्या नंबर ऑफ शेल्स जो है वो घट जाते हैं? बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट नंबर ऑफ शेल्स जो है वो बढ़ते हैं। नंबर ऑफ शेल्स जो है वो बढ़ते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या घट जाते हैं? नहीं, घटते तो नहीं है। इसमें कोई चेंज नहीं आता, नो चेंज। क्योंकि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो उतने ही होते हैं जो आप ग्रुप में हो, जिस आप ग्रुप में हो। जैसे आप फर्स्ट ग्रुप में हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? 1। आप ग्रुप 2 में हो तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? 2। ठीक है। तो उस हिसाब से होता है। तो एटॉमिक साइज क्या घटता है? नहीं, एटॉमिक साइज इसका बढ़ता है। ठीक है। अब देखो ये कैसे होता है। जैसे मान लो तुम्हारे पास सोडियम है और उससे पहले तुम्हारे पास मान लो लिथियम है। ठीक है। अब लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 3। तो मैं उसे कैसे डिवाइड करूंगा कि भाई मेरे फर्स्ट के एल, ठीक है, 2 शेल हो गए। के एल एम एन 4 शेल होते हैं। तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और एल में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है। अब सोडियम आ गया। सोडियम के एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 11। अब इसमें कितने आएंगे भाई? 2 तो यहाँ आ जाएगा, 8 यहाँ आ जाएगा और 1 यहाँ आ जाएगा एम वाले में। तो अब जहाँ लिथियम में मेरे पास सिर्फ 2 ये आ रहे थे, 2 रिंग्स बन रहे थे। ठीक है। के और एल, के और एल, तो के में 2 थे और एल में 1 था। और वहीं सोडियम में मेरे पास 3 बने। वहीं सोडियम में मेरे पास 3 बने भाई। के एल में कितने हो गए? 8। और लास्ट में कितना हो गया? तो मेरा एक शेल बढ़ गया, 1 शेल इंक्रीज्ड। तो नंबर ऑफ शेल मेरे क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे ही मैं एक ग्रुप के नीचे जाऊंगा, जैसे मैं एज आई गो डाउन द ग्रुप, नंबर ऑफ शेल्स जो होंगे वो इंक्रीज होंगे। लेकिन अगर आप यहीं पर देखो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या यहाँ भी 1 था और यहाँ भी 1 था। देखो यहाँ भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, यहाँ भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या रहेगा? ये रिमेन सेम रहेगा। ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखना है। इसी तरह से और भी प्रॉपर्टीज इसकी हमको देखनी पड़ेंगी, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है। अब देखिए बोल रहा है कि 20%, 28% जो है किसी नंबर का, अगर वो 35 है तो 100% कितना होगा? वही नंबर होगा। ठीक है। तो 7 4 28, 7 5 35 है ना, एंड 4 1 4 4 2 8, तो 1, तो ये कितना आ जाएगा?
125। तो आंसर क्या आ गया? 120। विच नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ इंडिया है साइंड अप टू होस्ट 39th नेशनल गेम्स 2022? तो मेघालय ने साइन अप किया था, लेकिन यहाँ हो नहीं रहे हैं। देखो तब की बात है, ये तब करा था, तो ये अब के लिए करा था। तो अभी कहाँ पर हो रहे हैं? तो अभी जो है ये 38th नेशनल गेम्स हो रहे हैं, ठीक है। और कहाँ पर हो रहे हैं? उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। और इनका मैस्कॉट क्या है? इट्स मैस्कॉट इज हिमालयन मोनाल, विच इज ऑल्सो द स्टेट बर्ड ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। अब ये शुरू कब हुए थे? अबाउट द नेशनल गेम्स, नेशनल गेम्स शुरू कब हुए थे? तो भाई ये 1924 में शुरू हुए थे। और इससे पहले, इससे पहले 37th नेशनल गेम्स जो हुए थे, और जो 38th नेशनल गेम्स हुए थे, सॉरी 38 तो मैं ये बता रहा हूँ, 37th जो नेशनल गेम्स हुए थे ये गोवा में हुए थे। और कब हुए थे? 2023 में ये हुए थे। और उसका मैस्कॉट क्या था? मोगा, विच इज़ अ बाइसन, मियोगा विच इज़ अ बाइसन, ठीक है। और इसका जो मोटो था, इट वाज गेट सेट गोवा, गेट सेट गोवा। और इसमें विनर कौन रहा था? वो था महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ठीक है। और जो 2022 में हुए थे द 36th नेशनल गेम्स, उनका विनर कौन था? सर्विसेज। और कहाँ हुए थे वो? गुजरात में। तो इतना याद रखना है। अब देखो, ये तो हो गया अबाउट नेशनल गेम्स। नाउ एक और टाइप के गेम्स हैं जिनसे हम यूथ को अपना खेलने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, और भी ओलंपिक मेडल्स लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। इसमें दो कैटेगरी आती हैं। एक तो होता है अंडर 17, जिसमें स्कूल में से बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं। एक होता है अंडर 21, जिसमें कॉलेज में से बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं। किस मंत्रालय के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। तो उसके अंदर आता है। अब ये कब शुरू हुए करवाए गए थे? 2018 में, 2018 में। तो ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स था, ये जो स्कूल वाला था, ये स्कूल वाला बोल देते हैं इसको, तो फर्स्ट कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में, दिल्ली में। और अभी जो है ये 6th वाला जो है, ये कहाँ पर हुआ? ये हुआ था तमिलनाडु में, तमिलनाडु, ओके। तो इसमें विनर कौन था? विनर वॉज महाराष्ट्र, एंड सेकंड जो आया वो आया तमिलनाडु, ठीक है। तो इसमें एक नई चीज़ जो थी वो फीचर करी गई, सिलम्बम। सिलम्बम एक नया स्पोर्ट इसमें फीचर करा गया। और जो 6th वाला खेलो इंडिया यूथ गेम्स था, इसका मैस्कॉट क्या था? इसका मैस्कॉट था वीरा मांगनी, वीरा मांगनी, विच इज़ एन इंडियन क्वीन, ठीक है, विच इज़ एन इंडियन क्वीन, वीरा मांगनी। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की अगर मैं बात करूं, तो ये शुरू कब हुए थे? 2020 में। और इनका पहला चरण कहाँ हुआ था? भुवनेश्वर में। तो ये बात ध्यान रखनी है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स स्कूल वाले जो थे वो पहले दिल्ली में हुए थे, लेकिन यूनिवर्सिटी वाले कहाँ हुए थे? भुवनेश्वर में हुए थे। और कौन सी यूनिवर्सिटी ने जीता था? पंजाब यूनिवर्सिटी ने जीता था, ठीक है। और अभी जो लेटेस्ट हुए हैं 2023 वाले, वो कहाँ पर हुए हैं? नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में हुए हैं। और जीता किसने है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, ओके। अब देखो इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ये बता देगी आराम से कि स्वाति जो है वो नमिता से कैसे रिलेटेड है। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट में वो बोल रहा है कि स्वाति का हस्बैंड, स्वातिज हस्बैंड, अब ये कोई भी हो, इज़ द ओनली सन ऑफ नमिताज मदर। अब नमिता की मम्मी ये होंगी, तो नमिता कहाँ आ रही है? ये आ रही है। तो मैंने क्या कहा कि ये नमिता है, तो नमिता फिर इसकी क्या लगी? स्वाति की सिस्टर इन लॉ, ठीक है। तो स्वाति क्या लगी? उसकी भाभी लगी। तो वन से तो हम बता सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ। अब देखो स्वाति का भाई, सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि स्वाति का भाई, स्वाति का भाई और नमिता का हस्बैंड, और नमिता का हस्बैंड, ये दोनों कज़न्स हैं। तो अगर ये दोनों यार आपस में कज़न है, तो ये भी इसको जानेगी, क्योंकि ये इसकी बहन है, तो ये इसकी भी कज़न हुई। तो जब ये इसकी कज़न हुई, तो जब ये भी फिर आपस में इनका रिलेशन बैठ जाएगा। तो
हम सेकंड से भी बता सकते हैं, हम फर्स्ट से भी बता सकते हैं। तो आइदर 1 और 2 आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो उसने ये पाई चार्ट दिया हुआ है और इसमें वो ये बोल रहा है कि अगर टोटल उत्पादन 9,000 टन है तो सिर्फ राइस का कितना होगा। तो राइस को लिए उन्होंने 40 डिग्री लिया हुआ है। तो देखो 360 डिग्री मेरा पूरा वो होगा, ये पूरा 360 डिग्री होगा। अगर ये मेरा 9,000 को डिनोट कर रहा है तो मेरा 40 डिग्री किसको डिनोट करेगा। तो इसको क्या कर लो, 9 से डिवाइड कर लो, इधर भी इधर भी। तो ये क्या दे रहा है, 9 4 से 36। तो इससे करोगे तो क्या दे देगा, 1000 दे देगा, मतलब कितना आ जाएगा, 1000 टन। तो ये आंसर। अब देखिए इसमें वो ये मेरी प्रॉब्लम फिगर है और इसका सोल्यूशन इनमें से कोई है। तो मुझे इसकी मिरर इमेज बतानी है। तो मिरर इमेज लेफ्ट में नहीं, डाउनवर्ड्स बतानी है। तो ये मिरर अगर मेरा हो गया तो अब देखो अगर मुझे मिरर बतानी है तो ऊपर वाला हिस्सा जो है वो भरा हुआ होना चाहिए। तो ये तो यहीं से कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ऊपर वाले ये 3 भरे में, अब आप देखो इसकी शेप इस तरह से आ रही है, तो ये शेप तो है नहीं, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब मेरे पास ये या ये है। अब आप यहाँ देखो, जिस तरह से यहाँ पर छोटा सा गड्ढा ये बना हुआ है, इसी तरह से यहाँ पर ये गड्ढा इधर बना हुआ है। तो आंसर मेरा क्या रहेगा, इसका बी आ जाएगा। तो बी इज़ माई आंसर। अब देखिए इस सवाल में इन फ्रैक्शंस का एलसीएम निकालने को बोला है। तो मैंने ये पहले भी बताया था कि अगर फ्रैक्शंस का एलसीएम निकालना हो और वो इस फॉर्म में हो कि a अपॉन एक्स, बी अपॉन वाई, सी अपॉन जेड, ये फॉर्म है, तो हम ऊपर वाले न्यूमरेटर का तो एलसीएम निकाल लेंगे, ए बी सी का एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे एक्स वाई जेड का। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें हम लोग एलसीएम निकालेंगे इसका 4, 2 और 5 का, और हम लोग एचसीएफ निकालेंगे इसका 5, 3, 7 का। तो 5, 3, 7 का एचसीएफ तो मेरा एक्चुअली 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 ही इनमें कॉमन है। और इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर इंटू क्या कर देंगे, 5 कर देंगे। तो 4 5 से क्या आ जाएगा, 20। तो 20 मेरा क्या आ जाएगा आंसर। अब देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच इंडियन ऑथर हैज़ क्रॉनिकल्ड द लाइफ ऑफ कुमाऊं हिल्स इन द बुक थिंग्स टू लीव बिहाइंड। इट इज़ नमिता गोखले। तो जिस तरह से उस टाइम बुक्स का पूछा गया है, इस बार की इम्पोर्टेंट बुक्स जो हैं मैं वो बता देता हूँ, वहाँ से सवाल आ सकता है। अब ये हैं कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स, लाइक अनईक्वल, वाई इंडिया लैग्स बिहाइंड इट्स नेबर्स बाय स्वाति नारायण, गांधी, A Life in Three Campaigns, M.J. Akbar and K. Natwar Singh. An Uncommon Love, The Early Life of Sudhan Narayan Murthy. This is Mr. Narayan Murthy, the Infosys founder. ठीक है, इन्फोसिस कंपनी के फाउंडर हैं। तो ये लिखिए चित्रा बनर्जी और दिवाकर ने। मोदी, एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर। तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी फाउंडेशन द्वारा लिखी गई है। ठीक है, देन 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। तो ये ऑटोबायोग्राफी है मेजर मुकुंद नरवणे। ये हमारे पहले आर्मी के जनरल रहे थे, तो इनकी ऑटोबायोग्राफी है। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेकिंग द मोल्ड, री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमी फ्यूचर, रघुराम राजन, द एक्स आरबीआई गवर्नर। ठीक है, जो आरबीआई गवर्नर रह चुके, और रोहित लांबा। तो ये आरबीआई गवर्नर रह चुके। और जीबा, एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो बाय हुमा कुरैशी, शी इज़ एन एक्ट्रेस। वेलकम टू पैराडाइज बाय ट्विंकल खन्ना। प्रणब माय फादर, अ डॉटर रिमेंबर्स, शर्मिष्ठा मुखर्जी। दो पलकों की छाँव में बाय हेमा जोशी। एंड कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड एम्पायर बाय नंदनी दास। सो ऑल दीज बुक्स आर इम्पॉर्टेंट, और इनमें से कोई भी आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है इस बार रेलवे के। तो प्लीज़ अच्छे से पढ़कर चाहिए। ओल्ड स्टॉक्स, अ पर्सन सोल्ड अ टी सेट फॉर इतना विच वॉज 43% बिलो द कॉस्ट प्राइस। तो अगर मैं 100 कॉस्ट प्राइस मान रहा हूँ तो इससे 43% बिलो कितना हो जाएगा, 57%। और इस 57% की मुझे वैल्यू दे रखी है 3420। इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10%, मतलब अगर मुझे 110 का बेचूंगा मैं, द सेलर शुड हैव सोल्ड द सेट फॉर कितने रुपए मोर। अब देखो 57% का बेचा था तो 110 का बेचना चाहिए था, अगर वो उसे प्रॉफिट 10% का कमाना है तो कितना मोर कह रहा है, तो ये कितना मोर हो गया। और 57 से कितना ज़्यादा मतलब आगे आना है। ठीक है, तो 53%। तो अगर 57 ये मेरा इसमें रिड्यूस होगा कि अगर 57 की वैल्यू ये है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, और वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो 53 इंटू 3 420 डिवाइड बाई 57, है ना। तो ये क्या हो गया, मेरा आंसर हो। ठीक है।
देखो इस सवाल में ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सफिशिएंट है ये बात बताने के लिए कि एक्स वाई जेड यू और वी जो हैं वो नेचुरल नंबर्स हैं, सॉरी इवन नंबर्स हैं। तो एक्स वाई जेड यू और वी अगर मुझे बताने कि इसमें कौन से जो है मेरे इवन नंबर्स हैं, तो उसके लिए जैसे ये फर्स्ट स्टेटमेंट में बोल रहा है कि एक्स वाई जेड यू और कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। तो देखो अगर वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं भी तो भी मैं ये नहीं बता सकता भाई यार कौन सा ऑड है कौन सा इवन है। अगर ये मेरा इवन रहता है तो फिर ये ऑड रहेगा, फिर ये इवन होगा, तो उस केस में मेरे एक्स जेड वी इवन हो जाएंगे और बाकी के ऑड। लेकिन मान लो अगर एक्स ऑड रहता है, ठीक है, तो हम खाली फर्स्ट स्टेटमेंट से नहीं बता सकते, खाली सेकंड स्टेटमेंट से भी नहीं बता सकते। उसमें उसने ये तो बता दिया कि भाई z जो है वो एक ऑड नंबर है, लेकिन बाकी का क्या। तो अब लेकिन अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन कर दूँ कि z जो है वो एक अगर ऑड नंबर है, इसका मतलब x भी एक ऑड नंबर है और v भी एक ऑड नंबर है, तो y और u क्या होगा, एक इवन नंबर होगा। तो मतलब मुझे दोनों स्टेटमेंट चाहिए होंगी ये बात बताने के लिए कि इनमें से कौन से इवन नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये सही हो। देखो इस सवाल में बोल रहा है कि करंट आई फ्लोज अक्रॉस द रेजिस्टर और पोटेंशियल डिफरेंस v है, तो एनर्जी सप्लाइड इन टाइम t क्या होगा। तो एनर्जी सप्लाइड का फॉर्मूला होता है पावर इन टाइम t, ठीक है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये होता है। तो और पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का होता है v इंटू आई, ठीक है, पावर का फॉर्मूला होता है v इंटू आई। अब आप v को रिप्लेस कर लो किससे, v का और क्या होता है, v होता है आई आर। देखो इसका तो आंसर मेरे को मिल गया कि भाई एनर्जी क्या हो जाएगी, v इंटू आई इंटू टी हो जाएगी, ठीक है, ये तो हो गया, ये आंसर हो गया। लेकिन और किस तरह से इसको लिखा जा सकता है आप वो देख लो कि v को आप क्या लिख सकते हो, जैसे v इंटू वाई है तो आप v को क्या लिख सकते हो, आई आर इंटू आई। तो पावर जो है वो आई स्क्वायर आर भी लिखा जा सकता है, ठीक है। और इसको इसमें आप i को क्या लिख सकते हो, v अपॉन आर। तो पावर को v स्क्वायर बाई आर भी लिखा जा सकता है। तो पावर की ये तीन इक्वेशन बैठती हैं, तो इन तीनों में से वो कोई सी भी इक्वेशन पूछ सकता है आपसे, आपको हर एक उसके लिए रेडी रहना है, ठीक है। अब देखिए ये बोल रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल जो है वो 78 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो केल्विन स्केल में टेम्परेचर क्या होगा, ये मैंने देखो बताया था। इसके लिए आपको सिंपल एक फार्मूला याद रखना है कि C माइनस ज़ीरो अपॉन 100 इज इक्वल टू के माइनस 273 अपॉन 100। तो ये हो जाता है C इज इक्वल टू के माइनस 273, और अगर के निकालना है तो C प्लस 273। मतलब कोई टेम्परेचर अगर आपको केल्विन में निकालना है तो उसका सेंटीग्रेड में जो है 273 जोड़ दो, मतलब 78 और 273 कितना हो जाएगा, 351। तो 351 क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन विच सिटी सेंट पीटर्स बेसिलिका वन ऑफ द मोस्ट फेमस चर्चेज इन क्रिश्चियनिटी लोकेटेड। तो सेंट पीटर्स बेसिलिका ये मैड्रिड में भी नहीं है, गलत मार्क किया हुआ है, ये वेटिकन में है, वेटिकन सिटी। और वेटिकन सिटी जो है ये वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट कंट्री है, सबसे दुनिया की सबसे छोटी कंट्री है। और यहाँ पर वेटिकन सिटी में ही पोप रहते हैं, पोप। एंड हु इज़ पोप, ही इज़ द हेड ऑफ वर्ल्ड वाइड कैथोलिक चर्च। जितने भी दुनिया भर में कैथोलिक चर्च है उनका हेड कौन होते हैं, पोप होते हैं, ठीक है। और इस समय के पोप जो है कौन है, सेंट फ्रांसिस। और ये कौन से नंबर के पोप हैं, तो 266 नंबर के पोप हैं। और इनकी नेशनैलिटी क्या है, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। तो जिस तरह से बेसिलिका ऑफ ये सेंट पीटर्स बेसिलिका जो है ये वेटिकन सिटी में, उसी तरह इंडिया में भी कुछ फेमस चर्चेज़ हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस ये गोवा में है, सेंट पॉल्स कैथेड्रल कोलकाता, सेंट जॉन इन वाइल्डरनेस धर्मशाला, सेंट थॉमस चर्च द ओल्डेस्ट चर्च इन इंडिया, ये थ्रिसुर में, ये ओल्डेस्ट है। और ऑल सेंट कैथेड्रल इन इलाहाबाद। नाउ दिस बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, दिस इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ये गोवा में है, ठीक है। अब देखो ये सवाल है, इसमें वो बोल रहा है कि वर्किंग टुगेदर पाइप ए एंड बी कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 10 घंटे। दे वर्क टुगेदर फॉर 4 घंटे, उसके बाद बी ने स्टॉप कर दिया एंड ए कंटिन्यूड फिलिंग द टैंक टिल इट वाज फुल।
तो इसमें जो है देखो, पहले एक हम लोग एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, और एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, इसमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी। देखो अगर 13 घंटे टोटल लगा और बी ने जो है 4 घंटे बाद स्टॉप कर दिया था और ए जो है भरता रहा था, तो ए ने तो पूरा 13 घंटे काम किया और बी ने बस शुरुआत के 4 घंटे काम किया। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। ये जो है मैं इनकी एफिशिएंसी ले रहा हूँ, ये एफिशिएंसी है। ठीक है, ए की एफिशिएंसी, ये बी की एफिशिएंसी। ठीक है, तो ये जब मैं एफिशिएंसी को उनके आवर्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं ये क्या निकाल रहा हूँ, वर्क डन निकाल रहा हूँ। तो ये जो वर्क डन होगा ये किसके बराबर होगा कि ए और बी जो मिलके 10 घंटे में काम कर रहे हैं उसके बराबर होगा। अब 13 है माइनस 10 है कितना आ जाएगा, 3 है, और 10 बी माइनस 4 बी कितना आ जाएगा, 6 बी। तो ए अपॉन बी जो है वो आ जाएगा मेरा 2:1। तो मेरी एफिशिएंसी निकल आई, ये मेरी एफिशिएंसी निकल आई। अब वो कह रहा है कि ए को कितना टाइम लगेगा, तो ए की तो अब इन दोनों को कितना टाइम लग रहा है, 2 + 1 3 इंटू 10। तो ये हो गया टोटल वर्क डन। और ए की मैं एफिशिएंसी से क्या कर दूंगा, इसको डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा क्या आ जाएगा, टाइम टेकन बाई ए टू फिल द टैंक। और ये क्या आ जाएगा, 2 5 10 5 3 15 15 आवर्स। ठीक है, अब देखिए इस सवाल में क्या बोल रहा है कि जब व्हेन ये इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1 रिमाइंडर इज 15, तो इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। तो जब आप x माइनस 1 से इसको डिवाइड कर रहे हो, इसका मतलब आप x की वैल्यू को क्या रखोगे, 1 रखोगे। तो x की वैल्यू 1 रख दो यहाँ, तो 1 प्लस ए प्लस बी, रिमाइंडर क्या बचता है, 15। ठीक है, एक इक्वेशन ये बन गई, मतलब a प्लस बी कितना आ गया, 40। ठीक है, फिर कहता है जब ये इक्वेशन डिवाइड बाय एक्स प्लस 1, मतलब जब हम इस इक्वेशन में -1 रखेंगे तो रिमाइंडर -1 आएगा। तो रख लो भाई, -1 का स्क्वायर माइनस बी प्लस ए, और इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है, -1। तो इसमें आ रहा है a माइनस बी, ये क्या हो जाएगा, +1, और इधर जाके -1, तो ये कितना आ जाएगा, -2। तो a माइनस बी मेरा आ गया -2। ठीक है, अब दो इक्वेशन आ गई, तो इन दोनों को जोड़ दो, तो तुम्हारे पास क्या आएगा कि 2a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12, और a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। और अगर a की वैल्यू तुम्हारे पास 6 आ गई तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8, क्योंकि a प्लस बी 14 है। अब वो बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64, कितना आ गया, 100। देखो यहाँ ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, ये 100 होना चाहिए, ये 100 होना चाहिए, या फिर क्वेश्चन में इसका स्क्वायर रूट होना चाहिए। ठीक है, आंसर मेरा 100 आएगा। अब देखिए इस सवाल में बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ सैंड टू ग्रेवल इन अ मिक्सचर इज 17:8, और ग्रेवल और सीमेंट का जो है 6:17 है। तो सैंड टू सीमेंट क्या होगा, तो सैंड, ग्रेवल और सीमेंट मैंने तीनों ले लिए, तो सैंड टू ग्रेवल मेरे पास ये है, और ग्रेवल इज टू सीमेंट जो है 6:17 है। तो ये 6 ये ले लिया, ये 17 ले लिया। अब इसको आपको बराबर करना है ना, सैंड टू सीमेंट लेना है, तो इसको आप 8 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे कर दो 8 से मल्टीप्लाई, और या फिर 4 से कर दो, क्योंकि ये 24 बन जाएगा ना, यहाँ 8 3 से कर दो, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 51 रेशियो 68। ठीक है, तो ये आ गया पूरा। अब वो किसका बोल रहा है, सैंड टू सीमेंट, तो ये सैंड ग्रेवल सीमेंट, तो सैंड और सीमेंट का ये आएगा, तो 17 3 51, 17 4 68, तो 3:4 आ गया, वो मेरा आंसर हो। ठीक है, अगर वो ग्रेवल का कहता तो 51:24 से निकाल लेते। ठीक, अब देखो ये काफ़ी आसान सवाल है, आसान सवाल बोल रहा है 1 2 3 3 5 6 अगर ये है, तो अब वो डेसिमल प्लेसेस देख लो इसकी कितनी है, कि ये कितना होगा, तो 2 3 2 5, तो 5 से पहले मैं, तो 1 2 3 4 5, 0.43788, तो ये आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। अब देखो इस क्वेश्चन में उन्होंने फिगर दी हुई है और पूछा है कि लास्ट में क्या आना चाहिए। तो अगर इसको गौर से देखो तो एक दो चीज़ें इसमें जो चेंज होती हुई मुझे दिख रही हैं, वो एक तो इसके हैंड्स की पोजीशन है। जैसे सबसे पहले इसकी हैंड की पोजीशन ये हुई, उसके बाद इसकी हैंड की पोजीशन ये हो गई, फिर हैंड की पोजीशन ये हो गई। ठीक है,
तो अब अगर मैं लास्ट वाले में देखूं जो मुझे निकालना है कि सबसे पहले तो ऐसी पोजीशन थी, फिर ऐसी पोजीशन थी, तो अब मेरी पोजीशन ऐसी होनी चाहिए। तो ये वाली हैंड की पोजीशन मेरी कहाँ है, या तो बी होगा या सी होगा, ठीक है। अब देखो इसका फेस दिखा रखा है। फेस सबसे पहले क्या था, ट्राइंगल था, सर्कल था, रेक्टेंगल था, तीनों बार चेंज हो रहा है। फिर क्या हुआ, सर्कल हुआ, ट्राइंगल हुआ, रेक्टेंगल हुआ, उसके बाद सर्कल ट्राइंगल। तो अब क्या आना चाहिए, तो अब रेक्टेंगल आना चाहिए, है ना। यहाँ पर रेक्टेंगल होना चाहिए, तो मैं रेक्टेंगल वाला फेस दूंगा, तो ये सर्कल वाला ये कट जाएगा, ये रेक्टेंगल वाला है बी, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, बी, ठीक है। अब देखिए ये भी एक सीरीज़ दी हुई है, तो इसमें वो क्या कर रहा है, जैसे सबसे पहले उसने यहाँ कितने दिए भाई, ये बड़ा वाला बना, तो सबसे पहले ऊपर वाला छोटा हुआ, ठीक है, नीचे वाला उतना ही है। उसके बाद नीचे वाला क्या करा, छोटा करा, ऊपर वाला एज इट इज़ रहा। अब ऊपर वाला छोटा करा, नीचे वाला एज इट इज़ रहा। अब नीचे वाला छोटा होगा और ऊपर वाला एज इट इज़ रहेगा, तो ऊपर वाला एज इट इज़ कहाँ है, ये, और नीचे वाला कहाँ छोटा हुआ, यहाँ, तो इसमें हो रहा है ऐसा, सी में हो रहा है ऐसा, तो सी मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस सवाल में बोल रहा है कि आपको अजम्पशन बताना है इस आर्ग्यूमेंट से कि ऑल गर्ल्स लव रीडिंग नॉवेल्स, ठीक है, सब लड़कियों को मतलब नॉवेल्स पढ़ने पसंद है। तो क्या नॉवेल्स आर द ओनली रीडिंग मटेरियल्स, तो नहीं, ऐसा तो नहीं है भाई। लड़कियों को नोवेल पढ़ने पसंद है, लेकिन इससे ये बात डिसाइड नहीं हो रही है कि भाई नोवेल्स ही रीडिंग मटेरियल है, और भी रीडिंग मटेरियल हो सकते हैं। अब वो कह रहा है कि नो गर्ल लव्स टू रीड अदर मटेरियल, कि मतलब कोई लड़की कुछ और नहीं पढ़ती है, नहीं, तो इससे ये बात भी नहीं हो रही है। इससे ये तो हो रहा है कि भाई ठीक है, सारी लड़कियां नोवेल पढ़ती हैं, पर क्या पता कुछ और भी पढ़ती हैं, ठीक है। तो ये भी आप इम्प्लिसिट नहीं कह सकते, ना ये आप इम्प्लिसिट कह सकते, तो नाइदर वन नॉट टू। अब देखो इस सवाल में अगर मेकिंग का जो है किस तरह लिखा जा रहा है, एम मैं यहाँ लिख रहा हूँ, MA, ठीक है, MA, के यहाँ आ रहा है, फिर KI, और फिर N आ रहा है, और फिर G आ रहा है, ठीक है। तो CAPETO क्या आ रहा है, तो यहाँ CAPETO, तो पॉकेट, ठीक है। इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो यार, N के नीचे N आ रहा है, तो मुझे ऐसा देखना है जिसमें T के नीचे T आ रहा हो, तो एटलीस्ट ये दो तो हट ही जाते, है ना, ऐसे भी कर सकते थे, फिर इनमें से डिसाइड करते। अब देखो इस सवाल में बोल रहा है कि ये इक्वेशन में LHS RHS जो है वो बराबर होगा जब हम इंटरचेंज करेंगे कौन से नंबर को, ऑन द सेम साइड। अब ये इंपॉर्टेंट है, ऑन द सेम साइड। ऑन द सेम साइड मतलब आपको इंटरचेंज करना है पर एक ही साइड करना है। जैसे 4 और 7 है, तो 4 और 7 RHS वाला करना है बस, ये वाला 4 मत कर देना 7 से, ये LHS वाले को। तो 7 इंटू 3 माइनस 10/2 क्या आ जाएगा, 5 प्लस 4, 7 3 ज़ा 21 प्लस 4 25 माइनस 5 20, तो ये 20 आ गया RHS में। अब ये कितना आया, 5 प्लस 6 3 ज़ा 18 माइनस 2 16 प्लस 1 21, तो ये नहीं हो रहा। अब इसको देख लो, 5 और 2 को हम खाली इधर करेंगे, इधर चेंज नहीं करेंगे, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 18 माइनस 5/2, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा, 4 3 ज़ा 12 माइनस 5 प्लस 7 19 माइनस 5 कितना आ गया, 14 आ रहा है। अब ये कुछ पॉइंट में देगा, तो ये तो सही होगा ही नहीं, क्योंकि मेरे को होल नंबर चाहिए, तो ये वाला भी नहीं बैठेगा। अब 3 और 7 देखो, 3 और 7 को जब हम इंटरचेंज करेंगे, अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा था, इस वाले का एक्चुअल में मेरे को फिर यहाँ तो पता चली गया था कि ये 21 था, तो इधर तो 21 आएगा। अब इधर क्या आएगा, यहाँ जाएगा 4 इंटू 7 माइनस 5 प्लस 3, तो 28 प्लस 31 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 26, तो ये भी नहीं आ रहा इक्वल, ये भी नहीं आएगा। अब 6 और 4 देखो, अब देखो इधर मेरा क्या आ रहा था, 14 आ रहा था, जब मैं कोई इंटरचेंज नहीं कर रहा, तो ये मेरा 14 आना चाहिए अगर मैं 6 और 4 करता हूँ तो 5 प्लस 3 इंटू 4 माइनस 6/2, तो ये 3 आ गया। 5 प्लस 12 माइनस 3, तो 9 और 5 क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा, तो 14 इज इक्वल टू 14, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो इसमें स्टेटमेंट दे रहा है
कि पीपल कंप्लेन दैट बस टिकट्स आर नॉट अवेलेबल ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन। कंक्लूजन में कह रहा है कि पीपल शुड बी एडवाइज नॉट टू ट्रैवल ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन। तो क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये सही है कहना? यार लोग तो ट्रैवल करेंगे ही करेंगे, तो ये बात गलत है। सरकार ये थोड़ी कह सकती कि आप ट्रैवल मत करो, ट्रैवल तो करना पड़ेगा ही। हाँ, सरकार बस ला सकती है, ये बात सही है कि आप बसों का इंतजाम करिए, तो सेकंड वाला इम्प्लिसिट है। ठीक है, अब देखो वो बोल रहा है कि एज ऑफ फरवरी 2018 हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना। तो उस टाइम तो के चंद्रशेखर राव थे, पर अभी जो हैं के चंद्रशेखर राव जी नहीं है, अभी जो है सीएम ऑफ तेलंगाना है ए रेवनाथ रेड्डी, एंड ही बिलोंग्स टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और गवर्नर कौन है? हु इज़ द गवर्नर? तो गवर्नर है सी पी राधाकृष्णन। नॉट टॉकिंग अबाउट तेलंगाना, तेलंगाना जो है इंडिया की 29th स्टेट थी जब बनी थी, और कब बनी थी? 2 जून 2014 को। और किससे बनी थी सेपरेट होकर? आंध्र प्रदेश से सेपरेट होकर तेलंगाना बनी थी। ठीक है, और तेलंगाना में 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और इसकी कैपिटल बनी थी हैदराबाद। और हैदराबाद वही हैदराबाद जिसके अंदर एक तो है चार मीनार, गोलकोंडा फोर्ट, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। और हैदराबाद जो है कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। ये सवाल कई बार आ जाता है, मूसी नदी के किनारे। तो ये चार मीनार किन्होंने बनवाया था? तो ये बनवाया था कुली कुतुब शाह ने, कुली कुतुब शाह। और ये गोलकोंडा फोर्ट किन्होंने बनवाया था? ये बनवाया था काकटिया डायनेस्टी ने, काकटिया डायनेस्टी। नाउ तेलंगाना में बाई कैमरल लेजिस्लेचर फॉलो होता है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर, अब इसका मतलब क्या होता है? देखो, बाई कैमरल लेजिस्लेचर में इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली भी आती है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी आता है। नाउ अबाउट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ तेलंगाना। तेलंगाना की इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देख लो। एक तो कवाल है, प्राणहिता, किन्नरसनी और मंजीरा। और साथ ही तेलंगाना की ये दो टाइगर रिजर्व हैं, अमराबाद और कवाल। ठीक है, नाउ तेलंगाना की अगर मैं कहूँ स्टेट एनिमल कौन सा है, तो तेलंगाना का स्टेट एनिमल है जिनका ये स्पॉटेड डियर। नाउ व्हाट इज दिस स्टेट बर्ड? स्टेट बर्ड जो है वो है इनका इंडियन रोलर, विच इज ऑल्सो नोन एज द पैलिपिट्टा। और ये और कहाँ की स्टेट बर्ड है? कौन कौन से स्टेट की? तो उड़ीसा की भी है और कर्नाटका की भी है, उड़ीसा एंड कर्नाटका बोथ। और इनका स्टेट फ्लावर है टंगेड़ू। और यहाँ पर एक फेस्टिवल मनाया जाता है, फ्लावर फेस्टिवल मनाया जाता है, तो वहाँ पर यही टंगेड़ू जो है ये यूज़ होता है। तो यहाँ पर वो फेस्टिवल मनाया जाता है बतुकम्मा फेस्टिवल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। वहाँ पर इसी फ्लावर का इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें एक्चुअली गॉडेस पार्वती की पूजा करी जाती है फॉर द हार्वेस्ट सीजन के लिए। और यहाँ पर एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और वो उसका नाम क्या है? काकटिया रुद्रेश्वर रामप्पा टेम्पल। काकरिया रुद्रेश्वर रामेप्पा टेम्पल। ठीक, अब देखिए इस सवाल में वो बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी वाज डिटरमाइंड बाय हूम। तो ये हेनरी कैवेंडिश ने करी थी, ये सर हेनरी कैवेंडिश ने करी थी वैल्यू डिटरमाइन। और ये कैपिटल जी क्या होता है? इसे लिखा है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, बट फार्मूला क्या होता है? ये बताता क्या है? देखो, दो मास m1 और m2, इनके बीच क्या फोर्स लग रही है, अगर मेरे को वो डिटरमाइन करनी है। कौन सी फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये किसने डिटरमाइन करी थी? ये न्यूटन ने डिटरमाइन करी थी भाई, न्यूटन ने। वो फोर्स कैसे निकालते हैं कि वो फोर्स जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इन दोनों के मास के मल्टीप्लाई के, m1 और m2, और वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है इनके बीच की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, मान लो वो r है, उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो जब मैंने ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया
तभी मेरा एक नया इसमें फैक्टर लगा जो कि है, जिसको मैंने नाम दिया जी। तो एफ जो मतलब फोर्स होगी वो होगी जी इंटू M1 इंटू M2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इस g की वैल्यू क्या होगी, इस g की वैल्यू होगी 6.67 इंटू 10⁻⁻11। तो इसकी वैल्यू जो थी ये हेनरी कैवेंडिश ने इजाद करी थी, ठीक है, निकाली थी। तो इसको कैवेंडिश ग्रेविटेशन कांस्टेंट भी बोला जाता है, ठीक है। और अगर वो कहे इसकी यूनिट बताओ, जी की यूनिट बताओ, तो यार बता दो, एफ इंटू आर स्क्वायर मतलब न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय क्या, मास का किलोग्राम स्क्वायर, या कह लो न्यूटन मीटर स्क्वायर और kg-2, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब देखो इसमें बोल रहा है कि इफ बॉडी टेक्स t seconds टू गो वंस राउंड द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r एंड वेलोसिटी v। तो देखो तुम्हें स्पीड का फॉर्मूला पता है कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो सर्कुलर पाथ है तो डिस्टेंस क्या होगा 2πr, और टाइम क्या होगा t, और स्पीड क्या ले ली मैंने, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जो है 2πr अपॉन t आएगा, ये आंसर हो जाएगा। अब देखो इस सवाल में बोल रहा है कि एक कॉपर वायर है व्हेन बेंड इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर इंक्लूजन एरिया ऑफ इतना। तो अगर एरिया एक्सपेक्ट कैसे, तो मुझे स्क्वायर की साइड मिल गई कि यार 11 है, ठीक है, इसका अंडर रूट हो गया। इफ द सेम वायर इज बेंड टू फॉर्म अ सर्कल, अब उसी को आप वो करो, मतलब इसका पेरीमीटर जो होगा वो सर्कल के पेरीमीटर के बराबर होगा, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा 44, ठीक है, स्क्वायर का पेरीमीटर। तो सर्कल का भी यही बैठना चाहिए पेरीमीटर, तो सर्कल का पेरीमीटर 2πr को मैं 44 के बराबर कर दूंगा, तो उससे मेरा रेडियस निकलेगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 44/7 इंटू आर इज इक्वल टू 44। तो रेडियस मेरा आ गया 7। और फिर वो पूछ रहा है अब तुम इसका एरिया निकालो, तो एरिया कैसे निकलेगा, πr स्क्वायर। तो 22/7 इंटू 7 इंटू 7, तो 154 आ जाएगा। तो ये मेरा आंसर। लेकिन इसके लिए ना इतनी कैलकुलेशन की ज़रूरत होती नहीं है। एक बार आपको पता चल गया कि अगर आपका पेरीमीटर जो है 44 है सर्कल का, तो आपका एकदम रिजल्ट निकलना चाहिए कि ये 154 होता है। ये आपको याद रखना है कि अगर किसी सर्कल का पेरीमीटर 44 है तो उसका एरिया क्या होगा, 154 होगा, और उसका रेडियस क्या होगा, उसका रेडियस जो होगा वो 7 होगा। ठीक उसी प्रकार अगर किसी सर्कल का रेडियस 7/2 होता है तो उसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा इसका, ठीक है। लेकिन एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, एरिया इसका 1/4 हो जाएगा। 1/4 मतलब 4 3 12, 4 8 38.5, ठीक है। अगर मैं इसका डबल कर दूं रेडियस, अगर मैं 14 कर दूं, तो तुम्हें पेरीमीटर एकदम बताना चाहिए कि वो इसका डबल हो जाएगा, ठीक है। पेरीमीटर डबल होगा लेकिन एरिया, क्योंकि एरिया में स्क्वायर आ रहा है ना, तो एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा इसका, तो मतलब 616 हो जाएगा, ठीक है। और अगर मेरा रेडियस हो जाता है 21 मतलब थ्राइस हो गया, तो ये भी थ्राइस हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 132, और मेरा एरिया क्या आ जाएगा 9 टाइम्स 1386 इसका। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह तुम्हें याद होना चाहिए कि अगर किसी सर्कल का पेरीमीटर 44 है, या फिर अगर उसका रेडियस जो है वो 7 है, तो उसका एरिया क्या होगा 154 होगा, ठीक है। अब देखो इस सवाल में वो बोल रहा है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। तो देखो पोल और फोकस ही एक ऐसा एरिया है कॉनकेव मिरर में जो आपको, जब आप ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखते हैं, तो वो आपको एक वर्चुअल इमेज देता है और एक इरेक्ट इमेज देता है और साथ में एनलार्ज्ड देता है। और इमेज कहाँ बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है, मिरर के पीछे की तरफ बनती है, बिहाइंड द मिरर। क्योंकि जो भी इमेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर होगी वो रियल और इन्वर्टेड होगी इसमें, लेकिन ये जो है वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है और ये बिहाइंड द मिरर बनती है। तो सिर्फ ये एक ऐसी पोजीशन है पोल और फोकस के बीच में, सिर्फ ये एक ऐसी पोजीशन है जो कि आपका इमेज कहाँ बनाती है। अगर ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है तो मेरा जो इमेज बनेगा वो एनलार्ज्ड बनेगा और बिहाइंड द मिरर बनेगा, ठीक है। ये मेरा बिहाइंड द मिरर बनता है, ठीक है। इसको ऐसे कंबाइन कर लेंगे तो यहाँ बनेगा मेरा, तो ये एनलार्ज्ड इमेज बनती है, ठीक है। और अगर इसको आपको याद रखना हो कि मुझे याद नहीं हो पा रहा, तो देखो इसको ऐसे याद रखते हैं
कि इन्फिनिटी को तुम मान लो फोकस, इन्फिनिटी को चेंज कर लेना फोकस में, ठीक है, या फोकस हो तो इन्फिनिटी में, सेंटर ऑफ कर्वेचर को सेंटर ऑफ कर्वेचर रहने देना, ठीक है। तो अगर वो कहता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो मेरा इन्फिनिटी पे प्लेस्ड है, तो मेरी इमेज कहाँ पर बनेगी, तो वो फोकस पे बनेगी, ठीक है। अगर वो बोलता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, तो तुम्हारी इमेज कहाँ बनेगी, तो तुम्हारी इमेज बनेगी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, मिड में। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ये हो गया इमेज की पोजीशन। ये बहुत बढ़िया तरीका है। अगर वो कहता है कि मेरा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, तो इमेज कहाँ बनेगी, तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगी। ये कॉनकेव मिरर के लिए है बस। और अगर वो बोलता है मेरा ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, तो फोकस वाला इन्फिनिटी को करेगा, ठीक है। तो इसका वाइसी वर्सा भी ट्रू है कि अगर इन्फिनिटी फोकस को कर रहा है तो फोकस वाला इन्फिनिटी को करेगा। तो अगर ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है ऑब्जेक्ट, तो इमेज मेरी किसके बीच में होगी, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगी, ठीक है। और अगर मेरा ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो मेरी इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पर बनेगी। और अगर मेरा ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में है, इसको बस याद रख लेना, तो मेरी इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगी, ठीक है। ये सब था कॉनकेव मिरर के बारे में। साथ में एक कॉन्वेक्स मिरर के बारे में भी देख लो। कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज बनेगी डिमिनिश्ड, छोटी इमेज बनती है। और इमेज हमेशा कैसे बनती है, वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है, ठीक है। अब देखिए एक ट्रेन जो है वो काजीपेट को लीव करती है 5 बजे और बैंगलोर पहुंचती है 3 बजे। तो वो कितना टाइम लगा रही है भाई, वो 10 घंटे लगा रही है। तो मैं उसे ट्रेन ए कह देता हूँ कि वो 10 घंटे में पहुँच रही है, ठीक है। और दूसरी ट्रेन जो है वो 7 बजे छोड़ रही है और 5 बजे पहुँच रही है। इसका मतलब वो कितना टाइम लगा रही है, सुबह के 7 बजे पहुँच रही है और शाम के 5 बजे, तो उसको भी 10 घंटे लग रहा है भाई, बी ट्रेन को भी 10 घंटे लग रहा है, ठीक है। तो अब दोनों ट्रेन कब मीट करेंगी, तो देखो इनके बीच की दूरी पहले मैं बता दूं, मान लो 10 किलोमीटर है, तो इसकी स्पीड 1 हो गई, इसकी स्पीड 1 हो गई, ठीक है। अब वो कह रहा है कि वो 5 बजे, अब तुम ये मानो कि 7 बजे तक ये कितना पहुंची होगी, ये कितना चली होगी, तो 7 बजे तक ये चली होगी 2 किलोमीटर। भाई 10 किलोमीटर अगर उसकी पूरी दूरी है तो 2 किलोमीटर ये पहले वाली ट्रेन चल रही होगी। इसका मतलब अब इसको 8 किलोमीटर चलना है, तो मैं 7 बजे से शुरू करूँगा। 7 बजे से दोनों ट्रेन ने चलना शुरू करा, इस ट्रेन ने भी और इस ट्रेन ने भी, ठीक है। तो अब वो मीट कहाँ करेंगे, आधे आधे दूरी पे मीट करेंगे। मतलब कहने का ये है, अगर 8 किलोमीटर चलना है तो कितने टाइम में वो मीट करेंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड ऐड अप हो जाएगी, तो 1 और 1 2। इसका मतलब 4 घंटे बाद वो ट्रेन मिलेंगी। किसके 4 घंटे बाद, 7 बजे के 4 घंटे बाद, ठीक है। तो 7 बजे प्लस 4 घंटा कितना हो जाएगा, 11 बजे। तो 11 बजे वो ट्रेन आपस में मिलेंगी, ठीक है। अब देखिए इस सवाल में उसने a माइनस 1/a की वैल्यू पूछी हुई है और a स्क्वायर प्लस 1/a² पूछा हुआ है। तो ये जो हमसे पूछा हुआ है इसी का अगर मैं स्क्वायर कर दूँ दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू 1/a, ये कट जाएगा तो 2 रह जाएगा, इज इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर प्लस 1/a² क्या आ जाएगा, 1 + 2 3। तो 3 मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब इसके एक दो और रिजल्ट हैं वो याद कर लो कि मान लो x प्लस 1/x तुम्हें 1 दे रखा है, ठीक है। और वो पूछता है कि एक्स क्यूब की वैल्यू बता क्या होगी। तो जब भी x प्लस 1/x 1 दिया हो तो एक्स क्यूब की वैल्यू इसकी उल्टी हो जाती है -1। या अगर x प्लस 1/x उसने -1 दिया हुआ है तो एक्स क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, +1। तो ये ध्यान रखना, आगे वो इससे रिलेटेड सवाल पूछ सकता है, ठीक है। अब देखो स्क्वायर रूट पूछ रहा है वो 3249 का, तो इसमें से एक तो तू ऑप्शन वैसे ही कैंसिल कर देगा यार, ये 9 यूनिट डिजिट है तो ये किसके स्क्वायर रूट में आ रही होगी, या तो 3 या 7। मतलब इसका अंडर रूट जो होगा उसकी यूनिट डिजिट में या तो 3 आ रहा होगा या 7 आ रहा होगा। तो ये तो आ नहीं रहा होगा, क्योंकि 9 होता तो इसके स्क्वायर में यूनिट डिजिट 1 आता, बिकॉज 9 9 81 होता है। अब इनमें से कौन सा है,
तो यार इसका दो दो के पेयर बना लो। अब ये 5 5 ज़ा 25 होता है, इसका मतलब हाँ, क्योंकि 6 6 ज़ा 36 हो जाएगा, तो वो इससे ज़्यादा हो रहा है, तो 63 और 67 तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है, तो आंसर 57 ही होगा। एक ही ऑप्शन बचा, वही आंसर। अगर तुम्हें वैसे निकालना है, मान लो 50s में दो ऑप्शन होते, मान लो होता 57 और एक होता 53, तो इसमें दोनों को चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करोगे भाई, एक तो ये 5 5 ज़ा तो 25 होगा, तो हम 55 का स्क्वायर चेक कर लेते हैं, वो हमारे लिए कैलकुलेट करना आसान है कि 55 का स्क्वायर कैसे निकालोगे। देखो 5 5 तो ये तो 25 देगा, और ये जो होता है जिसकी ये होगा 5 × 6, मतलब 3025। जो भी स्क्वायर जिसकी यूनिट डिजिट 5 हो, ठीक है, उसका अगर तुम्हें स्क्वायर निकालना है तो यहाँ पर तो उसका स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा उसके एक बढ़ते क्रम से मल्टीप्लाई। 5 6 30, तो 3025 है। अब जब ये 3025 55 का ही है, तो 3249 53 तो हो नहीं सकता, क्योंकि इससे ज़्यादा है, तो 57 ही होगा। ठीक है, अब देखिए इस सवाल में बोल रहा है कि ट्रैवलिंग एट 4/5 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, अ मैन इज 15 मिनट्स लेट, तो उसका यूजुअल टाइम क्या है। देखो इसका तेज़ तरीका में, ये मैंने पहले ही बताया था कि 4 5 दिया हुआ है, तो इसको ऐसे ही लिख लो, 1 का गैप है, और 1 का गैप 1 यूनिट जो है वो 15 मिनट्स टाइम के बराबर है। तो यूजुअल टाइम पूछ रहा है, तो यूजुअल टाइम मेरा 4 यूनिट का है, तो 4 यूनिट किसके बराबर होगा, 4 × 15 मतलब 60 मिनट्स, तो 1 घंटा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और वैसे अगर देखना है तो वैसे देखोगे तो अगर उसकी यूजुअल इनिशियल स्पीड जो थी वो 5 थी, ये स्पीड की बात हो रही है, स्पीड की, तो उसने अपनी स्पीड 4/5 कर ली, 4/5 मतलब अब उसकी स्पीड 4 हो गई। तो अब ये स्पीड की, तो टाइम जो होता है वो स्पीड के रेशो का उल्टा होता है, तो टाइम जो है वो 4 और 5 हो जाएगा। अब वो कह रहा है 15 मिनट लेट हो गया, तो पहले 4 यूनिट था, अब 5 यूनिट था, तो 1 यूनिट का गैप आया, तो 1 की वैल्यू 15 हो गई। तो डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लगेगा इनिशियल, तो 15 4 द 60। ये है वही, बस हमने इसको तेज़ी से लिख लिया कि जो जैसे ये लिखा हुआ है वैसे ही लिख दो, तो ये है टाइम की रेशियो। ठीक है, अब देखो कह रहा है फाइंड द मिसिंग डिजिट इफ इट हैज़ 11 एंड 13 एज फैक्टर्स। तो 11 और 13 फैक्टर्स अगर हैं, तो 11 × 13 143 आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पर मिसिंग डिजिट क्या होनी चाहिए तुम्हारी, 4 आंसर आ गया। अब अगर चेक करके देखना है वैसे, तो चेक करके भी देख सकते हो, 1 2 3 देखोगे तो ये 11 की डिविजिबिलिटी फॉलो ही नहीं कर रहा। 8 रखोगे तो ये भी 11 से नहीं हो रहा, 6 रखोगे तो ये भी नहीं हो रहा, 11 1 11, यहाँ 5 चाहिए। 4 रखोगे तो हो रहा है 11 1 11, 11 3 33, और 13 से भी हो रहा है 13 11 से, तो ये आंसर आ जाए। अब देखो इस सवाल में उसने tan थीटा हमको दिया हुआ है और p की वैल्यू डिटरमाइन करने को बोल रहा है। तो tan थीटा अगर मेरा 7/24 है, तो 7 यहाँ आ गया, 24 यहाँ आ गया, तो ट्रिपलेट से हाइपोटेनस मेरा 25 आ जाएगा। तो tan थीटा, अब मेरे को इसकी वैल्यूज़ लिखनी है, तो tan थीटा 7/24 है, और sec थीटा 25/24 है, और sin थीटा क्या हो जाएगा, 7/25 हो जाएगा, इज इक्वल टू -p/28। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, -18/24 डिवाइड बाई 7/25 इज इक्वल टू -p/28। अब आप ये देखो, जब डिवाइड बाई 7/25 है तो मल्टीप्लाई बाई 25/7 होगा। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 3 आ गया, 4 आ गया, तो ये आ गया -75/28 इज इक्वल टू -p/28। अब p की वैल्यू डिटरमाइन करने को बोल रहा है, तो p कितना आ जाएगा, 75। अब देखो बोल रहा है कि सम ऑफ एजेस ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ टू कजन्स इज 46 ईयर्स एंड 8 ईयर्स अगो द एल्डर वन वॉज। अब देखो 8 साल पहले इन दोनों का सम क्या रहा होगा, 8 साल पहले, तो 16 घटा दो तो 30 रहा होगा। ठीक है, और एल्डर वन जो था वो दुगना था, तो अगर ये मैं ले लूँ 2b और b, तो ये 30 है, तो b की एज क्या हो गई, 10, है ना, और एल्डर वाले की क्या होगी, 20। तो अब प्रेजेंट में क्या होगी, तो 8 साल बढ़ा दो, है ना, 28 साल होगी, 28 साल। ठीक, तो ये उत्तर आ गया। अब देखो वो बोल रहा है कि 4 नंबर्स व्हेन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर आर w x y एंड z। तो एवरेज ऑफ स्मॉलेस्ट 3 जो है वो 18 है, तो स्मॉलेस्ट 3 क्या हो जाएंगे, x प्लस w प्लस एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 18 3 से क्या हो जाएगा 54। एवरेज ऑफ लार्जेस्ट 3,
तो x प्लस वाई प्लस जेड क्या हो जाएगा, 66 हो जाएगा। तो रेंज पूछ रहा है, तो रेंज क्या होता है, हाईएस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। तो इन दोनों को क्या कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो। तो हाईएस्ट तुम्हारा क्या है, जेड। तो जेड माइनस डब्ल्यू क्या हो जाएगा, 66 माइनस 54 मतलब 12। तो यही मेरी रेंज हो गई, यही मेरा आंसर हो गया। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। अब आरआरबी 2018 एग्जाम की फर्स्ट डे की हमने सभी शिफ्ट्स को कवर कर लिया है। अगर वीडियो में आपको कोई भी सजेशन देना हो तो फील फ्री टू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू परीक्षा IQ फॉर फर्दर अपडेट्स। नाउ इस चैनल पर सिर्फ रेलवे ही नहीं बल्कि और भी एग्जाम्स लाइक यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी RO ARO और भी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स मौजूद हैं। तो अगर आप उन एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन वीडियोस को ज़रूर देखें बिकॉज वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे टू क्रैक योर एग्जाम। सो थैंक यू ऑल।